हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का SWS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वेलकम होता है। तो कल की वीडियो में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि UPSSC लेखपाल के सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये मान के चलिए कि नियर अबाउट 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से ज़रूर मिलेगा, है ना। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 योजनाओं की शुरुआत की थी। 2 अक्टूबर 1952 को उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही साथ 2 अक्टूबर 1953 को उन्होंने राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की, है ना। परंतु हुआ क्या कि ये दोनों जो प्रोग्राम नेहरू जी ने शुरू किए, ये प्रोग्राम जो है वो फेल हो गए, है ना। ये प्रोग्राम जो है वो विफल हो गए। और इस विफलता का कारण जानने के लिए सरकार ने जो है वो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया, है ना। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन इन प्रोग्राम्स के फेलियर को समझने के लिए किया गया था। तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति है ये, और इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखिए, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकार किसे कहा जाता है। तो बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है ना। साथ ही साथ सवाल ये भी आ सकता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका भी आंसर बलवंत राय मेहता ही होगा। बलवंत राय मेहता जी ने जब समीक्षा करी कि भाई क्यों वो प्रोग्राम फेल हो गए थे, तो इन्होंने रीज़न बताया, है ना। रीज़न बताया, और रीज़न क्या बताया कि जन भागीदारी की कमी थी। ठीक, अब देखिए, जो प्रोग्राम्स नेहरू जी ने लॉन्च किए थे वो लोगों के लिए प्रोग्राम थे। अब अगर लोग खुद उस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो फेल हो जाएगा, है ना। बिल्कुल लाजमी बात है वो फेल होने दी कि योजनाओं को लॉन्च करने के लिए हमें जो है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, है ना, जिसको मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाना चाहिए, है ना। ये इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति ने ये रिकमेंडेशन दी। उसके बाद इन्होंने जो है वो त्रिस्तरीय पंचायत का भी सुझाव दिया था। तो देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत क्या होती है ना। ग्राम स्तर पर, ठीक, ब्लॉक स्तर पर, और उसके बाद जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर जो है वो पंचायत होती है, जिला स्तर पर समिति होती है, ब्लॉक स्तर पर समिति होती है, और जिला स्तर पर परिषद होता है। इस चीज़ का सुझाव जो है वो सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही दिया था, है ना। तो उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद हमारी अशोक मेहता समिति आई, जो कि 1977, बलवंत राय मेहता समिति से 20 साल के बाद, है ना। देखिए, 20 साल का डिफरेंस है, 20 वर्ष के बाद, है ना। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि 2 स्तरीय पंचायत की आवश्यकता है। ग्राम स्तर पर पंचायत बने, साथ ही साथ जिला स्तर पर पंचायत बने, है ना। उसके बाद GV राव समिति आई, जिन्होंने ये बताया कि केंद्र स्तर पर योजनाओं का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, है ना। और उसके बाद जो है LM सिंघवी समिति आई, जो कि 1986 में आई, जिनका ये कहना था कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है वो संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए, है ना। साथ ही साथ इन्होंने जो है वो न्याय पंचायत की भी बात कही। आप लोगों को पता होगा सरपंच, है ना, सरपंच जो होता है वो इन्होंने ही इस चीज़ की बात कही थी, सरपंच की, है ना। साथ में ही इन्होंने भी जो है बलवंत राय मेहता जी ने जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, उसको इन्होंने भी समर्थन दिया। तो इतनी सारी
समितियों के बाद जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन में जो है वो सन 1993 में पेश किया गया। तो 73वें संविधान संशोधन में सन 1992 में जो है पंचायती राज व्यवस्था को पेश किया गया और 24 अप्रैल 1993 में इसको मान्यता मिल गई, है ना। 24 अप्रैल 1993 में इसे मान्यता मिल गई। यही रीज़न है कि 24 अप्रैल को, देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस, है ना, के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को इसे मंजूरी मिली थी, है ना। तो मंजूरी मिल गई तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसे शामिल किया गया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, है ना, यानी कि जो राज्य हैं वो अपने आप में स्वतंत्र हैं कि वो पंचायतों का गठन करें अथवा ना करें, है ना। तो उनके कोई फिक्स नहीं है कि वो पंचायतों का गठन करेंगे कि नहीं, ये पूरा जो है वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए संवैधानिक मान्यता मिली है तो कुछ प्राविधान भी होंगे, है ना। तो इसको जो है वो भाग 9 के अनुसूची 11 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इनको रखा गया, है ना। साथ ही साथ जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उन्होंने जो त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था उसको मंजूरी दी गई, है ना। साथ ही साथ जो है वो सीटों का आरक्षण, है ना, सीटों का आरक्षण किया गया। और क्या आरक्षण किया गया कि 1/3 महिलाएं होंगी, पर ये फिक्स नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये फिक्स नहीं होगा और इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है ना। 1/3 महिलाओं का सीटों का आरक्षण किया तो गया, लेकिन देखिए पूछा जा सकता है कि बिहार ऐसा पहला स्टेट है जिसने 1/3 आरक्षण से बढ़ा करके 50% आरक्षण कर दिया था, है ना। तो बिहार ऐसा पहला स्टेट है जिसने महिलाओं का आरक्षण 1/3 से बढ़ाकर 50% किया था। उसके बाद बहुत सारे राज्य, हिमाचल प्रदेश और, है ना, इन सब ने भी जो है वो महिलाओं का आरक्षण बढ़ाया, है ना। उसके बाद SC ST के लिए भी आरक्षण होगा, SC ST के लिए भी आरक्षण होगा, पर जनसंख्या के आधार पर, है ना, जनसंख्या के आधार पर होगा, है ना। SC ST का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होगा। उसके बाद देखिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव होगा, है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि पंचायतों का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, ठीक है। और प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन होगा, है ना, राज्य वित्त आयोग का गठन होगा। अब देखिए पंचायतों का गठन होगा तो गाँवों में कुछ डेवलपमेंट, विकास का कार्य भी होगा, तो काम करने के लिए पैसा भी चाहिए, है ना। तो राज्य वित्त आयोग जो है वो पैसा प्रोवाइड करेगा और इसका गठन कौन करेगा, इसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, है ना। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं पंचायत की संरचना, और इसी को हम लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं। तो पहला इसमें आता है ग्राम पंचायत जो कि गाँवों में होती है, दूसरा पंचायत समिति जो कि ब्लॉक में होती है, तथा तीसरा जिला परिषद जो कि जिलों में होती है। तो देखिए ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, जिसको हम मुखिया कहते हैं, है ना, जिसे प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है ना, जिसका कार्य क्या होता है, ग्राम स्तर पर विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन करना तथा लाभार्थियों की पहचान करके उन तक लाभ को पहुंचाना। यानी कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं ग्रामीण विकास के लिए लॉन्च हो गई उनको सुचारू रूप से चलाना, भी लाभ चाहिए उनकी पहचान करके उसको लाभ दिलवाना, है ना। तो ये मुखिया का कार्य होता है। पंचायत में हमारा एक और पद होता है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है सरपंच, है ना, जिसको हम लोग न्याय की छवि भी कहते हैं, तथा वह ग्रामीण कचहरी की तरह कार्य करता है और फौजदारी और दीवानी दोनों मामलों में अपने निर्णय देता है। फौजदारी मामले वो होते हैं जिनमें सजा का प्राविधान है, साथ ही साथ दीवानी मामले वो होते हैं जिसमें दंड का प्राविधान है। पर ये 10,000 तक के ही मामलों में अपना निर्णय दे सकता है। यदि इसके ऊपर का मामला होगा
तो उसे जो है वो न्यायालय में प्रस्तुत करना ही होगा, है ना। अब हम लोग आते हैं पंचायत समिति में, जो कि ब्लॉक में होती है, जिसका हेड प्रमुख होता है, जिसको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो मुखिया का कार्य क्या होता है? ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करना तथा जो भी निर्णय निकले उसे जिला परिषद को सौंप देना। यानी कि पंचायत समिति ग्राम पंचायतों की एक मीटिंग बुलाती है ना, और विचार विमर्श करती है तथा जो भी निर्णय निकलता है उसको जिला परिषद तक पहुंचाती है। यानी कि ये एक तरह से मीडिएटर का काम करता है ना। अब हम लोग आते हैं जिला परिषद में। तो जिला परिषद का जो हेड होता है उसको हम लोग चेयरमैन कहते हैं, और इसका काम समन्वय व पर्यवेक्षक करना होता है। समन्वय यानी कि इन दोनों के बीच में समन्वय रखना, तथा पर्यवेक्षक यानी कि जो भी योजनाएं यहाँ चल रही हैं इनकी जांच करना, है ना। तो ये इसका काम है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था समझ में आई होगी। देखिए, इसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी पूछा जा चुका है आपके UPSSC एग्ज़ाम में। वो ये है कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, है ना। तो देखिए, पहला राज्य राजस्थान था, और जिस जिले में ये अपनाया गया था उसका नागौर नाम था। साथ ही साथ जिस गांव में इसे अपनाया गया था वो बगदरी था, है ना। और अपनाया कब गया था? तो देखिए 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया गया था। दूसरा जो हमारा था प्रदेश वो था हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और यहाँ पे ये ख़त्म होता है टॉपिक। आई होप आप सभी लोगों को पंचायती राज व्यवस्था तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था समझ में आया होगा। तो आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तथा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।